वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएफएस गाइड पे उदित सर जी। आज मैं आप सभी का अपने जीएफएस गाइड पे उदित सर जी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं आपके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। उस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज एनर्जी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए पढ़ते हैं टॉपिक। टॉपिक क्या है आप समझें। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ, ट्रिक्स फॉर बोर्ड बता रहा हूँ बाय उदित सर जी। देखिए, एक्सचेंज एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से लीजिएगा और देख देख के स्क्रीनशॉट लेता रहिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दीजिए कि समझ में आ जाए। स्टेबिलिटी बता रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसकी स्टेबिलिटी पे बात करेंगे। हमने आपको एक ये है क्या, एक फिनोमिनन है, फिनोमिनन, तो उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये समझिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे मैंने बताया था आपको पी है, एस है, डी है, एफ है, कोई भी, उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है इससे, इस लाइन से जो है हम लोग स्टेबिलिटी बता देते हैं। हाफ फील्ड और फिल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ये तो एक अंधी बात, हम लोग कहते नहीं है, अंधी तीर चला देते हैं, मतलब ऐसे कुछ देखा नहीं, अंधी पत्थर मार दिया। लेकिन इसका रीजन क्या है, ये क्यों होता है ऐसा, वो हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, समझ लीजिए। आइए, कहने का मतलब ये है, हमने आपको एक बताया था SC, TI, VCR, मैने, फेको, नाई, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं कुछ, थोड़ा बहुत, जिससे हिंट मिल जाए। तो इसमें मैं उठाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सेप्शन है, मैंने कहा आपसे, और कहा ये एक एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन बताए, तो पहले इसकी उठा लेता हूँ, क्रोमियम उठाता हूँ। ये इरेज कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया, अभी बताया, जैसे SC, TI, VCR, हम लोग CR की बात कर रहे हैं, क्रोमियम, ठीक है ना। तो ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है, ये 24 होता है, तो इसका हो जाएगा 3D4 4S2। ये होना चाहिए, लिखेंगे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर लिखेंगे 3D5 4S1, 3D5 4S1 लिखेंगे, ये होता है, ठीक। इतनी चीज बड़ी सिंपल सी समझाई है। तो ये तो बेसिक चीज मैंने बता दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ समझाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 24, मैंने कहा क्रोमियम है, मैंने कहा 3D5 और 4S1 होता है। क्यों होता है? डी में हमें पता है SPD, डी में 5 होते हैं, 1 और 2 3, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5। एक्सचेंज एनर्जी, अब इसमें आपको हाफ, जैसे एक, अगर मान लीजिए 3D4 बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4, तो टीचर ये बस बता के बच्चों को लटका देते हैं, रटवा देते हैं कि ये देखिए, आप फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड, आपकी हाफ फील्ड सेल है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हाफ फील्ड जो होती है सबसे ऑर्बिटल, वो मोर स्टेबल है। तो इतनी सी बात पे लटका देते हैं, लेकिन हम आपको एक चीज समझा रहे हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इससे एक्सचेंज हो सकता है आपस में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, आपस में जो है ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए, आपस में घूमते रहते हैं। तो इतनी सी बात हो गई, ठीक भाई। बात इतनी सी है कि जैसे ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये जो है इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक। तो कितनी एक्सचेंज एनर्जी आई? 1 1 2 3 4 एक्सचेंज एनर्जी 4। अच्छा, ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे एक्सचेंज होता है,
1 2 3 एक्सचेंज एनर्जी 4 3 1 2 3 1 2 3 4। तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये मोर स्टेबल होगा। तभी हाफ फील्ड और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सचेंज होगा आपस में। तो अब हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब एक चीज़ ये समझेंगे, एक्सचेंज एनर्जी एक साइंटिफिक डेफिनेशन बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, बड़ी सिंपल चीज बता रहा हूँ, ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल द रिलीज ऑफ एनर्जी जो होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने में एनर्जी रिलीज होगी, द रिलीज्ड एनर्जी आपकी जो होगी वो एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगी। ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज द रिलीज एनर्जी। बड़ी सिंपल सी चीज समझाई है मैंने। ऐसे ही कॉपर में आप अपने आप एक बार घर में ट्राई करिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ कॉपर का, ठीक है ना। 3D9 4s2 होना चाहिए, लेकिन होता है 3D10 और 4s1। ये क्यों होता है आप एक बार घर में ट्राई करिएगा, और अगर हो जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अब हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन समझेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बार समझ लेते हैं। लिखेंगे डी ब्रॉगली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पढ़ रखा है हाफ mv², और हमने ये भी पढ़ रखा है v² इक्वल टू k/2k/m, v² इक्वल टू 2k/m, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो v की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से चाहें तो निकाल सकते हैं √2k/m, ठीक है। इतनी सी चीज हम लोग क्लियर हो गए। फिर लिखेंगे फ्रॉम डी ब्रॉगली ने बताया था लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये बताया था लैम्डा। तो v इक्वल टू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, देखिए कैसे, बड़ी आसानी से। v इक्वल टू h/m लैम्डा, v इक्वल टू h/m लैम्डा। क्या किया हमने, यहाँ से v लाए h/m लैम्डा। अब इसको जो v निकाला है, इसको और इसको इससे बराबर कर देंगे। अर्थात देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें अंडर रूट में 2k/m आएगा और यहाँ पे h/m लैम्डा आएगा। देखिए समझिए इस चीज को, कुछ गलत तो नहीं हमने किया। आप चेक कर लीजिए एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इसको हटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले। फिर ये लीजिए स्क्रीनशॉट, हटा देते हैं इतनी सी चीज, आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसके बाद हमने ये चीज इक्वल कर दी, ठीक। इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, m λ/h इक्वल टू कर देंगे अंडर रूट में m/2 के, पलट दिया, दोनों पलट गए, लैम्डा की वैल्यू निकाली। तो इसको अंदर घुसेड़ेंगे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। आप समझिए मेरी बात को जो हम कह रहे हैं। ये mh² हो जाएगा, ये 2k है, m² हो जाएगा, ये कट गया तो 2mk आ गया। लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट h²/2mk आ गया, और लैम्डा इक्वल टू h/√2mk आ गया, ठीक है ना। और आपको एक बात पता होगी, चाहे तो यहीं तक रहने दीजिए, h/λ कर लीजिए, h/λ इक्वल टू अंडर रूट 2mk। वरना एक और ट्रिक है मेरे पास, जैसे हमको पता है जब हम लोग वो करते हैं p² इक्वल टू 2mk आता है, तो हम लोग यहाँ पे p²
पी कर सकते हैं, एच इक्वल टू पी लेमडा भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू पी लेमडा। ये चीज समझ लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब है क्या, एक चीज मैं और बता रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बस आपको काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है, तो आप यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे देखिए, ये हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हटा देता हूँ। रखेंगे कैसे, जैसे लेमडा इक्वल टू 1/√k, ये अलग कर लीजिए, ठीक है ना। h को जो है मैं नीचे लेके चला गया, तो उसके बाद जब इसको, जैसे ये h है ना, ये हम लोगों ने लिखा था, तो हम लोग क्या किया, जैसे लेमडा इक्वल टू h/√2m था, तो h को ऐसे ही बने रहने दिया और √k अलग कर लिया हम लोगों ने, और √2m, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4.87 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब आप पूछेंगे धन से निकाल लें, इन दोनों में कुछ दो आपके पास कांस्टेंट रह गए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया, कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये h की वैल्यू हमको पता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में होती है, और यहाँ पे -27 अर्ग में हो जाएगा। और m पता है हमको, इलेक्ट्रॉन की बात होगी अगर, तो 9.31 इंटू 10⁻31 kg ये निकालना होगा। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है। क्वेश्चन बता देता हूँ, IIT JEE मेंस का आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट लेमडा अर्थात वेवलेंथ। मास दे दिया है 9.31 इंटू 10⁻31 kg, और h की वैल्यू दे दी है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए HW का क्वेश्चन हो गया है, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मोर पीपल so that I can share my knowledge. Okay.